हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। अभी पता है कि एसएससी जीडी वाले बच्चे अभी डरे हुए हैं, डर का माहौल है। और भाई डरने वाला कोई भी बात नहीं है, कोई भी बात डरने वाला है ही नहीं है। मैं हॉनेस्टली अपना रिएक्शन बता रहा हूँ। 9 तारीख को मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैंने एग्ज़ाम देने के लिए गया, मुझे भी अंदर से बहुत सा डर था, जिस तरह से आपका भी है कि यार बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, रीजनिंग के हिंदी के ऐसे बढ़ रहे हैं। भाई मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो, मैं अभी दिखाता हूँ रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप रीजनिंग के क्वेश्चन थे कोई। यही है क्वेश्चन से दोस्त, जिसे अभी लेके डर का माहौल है। अभी की जो क्लासेस है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। जो व्यूअर्स हैं, पता नहीं यार, छोड़ो, अपना बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करने वाले हम लोग रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग में किस तरह के सवाल बने रहे हैं न्यू पैटर्न में, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे सिलेबस से बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाए वहाँ के अलग है। वो से मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस आपको दिखाए होंगे। और एक क्वेश्चन से वो एक टाइप आप समझ लो, और एक टाइप के 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। मतलब वो जो मैंने आपको दिखा है ना, उसी का तरह का सवाल 16 को आ रहा है, 16 से 17 सवाल वैसे ही आ रहे हैं। आप शौक होने वाले हैं पूरा। आप आपको क्वेश्चंस देख के डर लगे या तो फिर जो भी लगे, पर रियलिटी यही है। दूसरा बात है कि सिलेबस से कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे मेरे शिफ्ट में, जो कि थोड़ा आसान नहीं थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन था उसमें, थोड़ा माइनस प्लस ज़्यादा करवाया था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल था नॉर्मल सा। उसके बाद एनिक्वलिटी से 2 सवाल था। हाँ, ये एक नई चैप्टर है, तो बोल सकते हो ये एक न्यू चैप्टर है। तो शायद आप ना कराओ तो जाके आप कर लो, इनइक्वलिटी के जो चैप्टर है वो न्यू चैप्टर है। 2 सवाल यहाँ से। कैलेंडर, भाई कैलेंडर और क्लॉक, ये चैप्टर्स हैं जहाँ से कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि 2-3 साल से तो यहाँ से बने ही नहीं क्वेश्चन। अभी अचानक से डाल दिया ऐसे। फिर मैं तो पढ़ के गया था, फिर आप भी पढ़ के जाना। एनालॉजी के 3 सवाल थे, जिसमें से 2 तो यार नंबर एनालॉजी का था और एक था वर्ड एनालॉजी का। क्लॉक क्लॉक में 7:30 का टाइम दिया था, उसका कितना डिग्री का कौन बनेगा वो पूछ लिया था। कैलेंडर में हमारे 2 सवाल थे कैलेंडर के। पहला तो उसने दिन निकालने के लिए दे दिया था, ईयर दिया था, मंथ दिया था, और दिन निकालने के लिए बोल दिया था। और एक उसी तरह के 2 सवाल थे। बाकी हो गया रीजनिंग का। अब बात करने वाले हैं हम लोग हिंदी के बारे में, कि हिंदी का क्या खेल है भाई। अब हिंदी को बताओ। तो हिंदी का जो मेरे शिफ्ट में आया था वो था संधि। भाई मैंने जैसे ही मॉनिटर खोला ना, पता है मेरे आंखों के सामने क्या दिखा? संधि, स्वर्ग, मतलब उपसर्ग। तो दो चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला संधि, दूसरा उपसर्ग। और 3 चैप्टर जो कि न्यू है एकदम। और यहाँ से कड़क क्वेश्चन बन रहे हैं। एक एक टाइप से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला पत्राचार। पत्राचार में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं? औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। जब हम लोग कोई कंपनी चालू करते हैं तो व्यवसाय करने के लिए जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं पत्राचार में। दूसरा, प्रशासनीय वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पुलिस वाले, पुलिस से रिलेटेड पूछ रहा है, जो आर्मी से रिलेटेड पूछ रहा है, इस तरह के पूछे जा रहे हैं। कि कौन कब अधिसूचना जारी होता है, कौन सा सरकार के गजट में सरकार जारी करता है, कौन कार्यालय आदेश जारी करता है, कि तो कौन प्रस्ताव जारी करता है, इस तरह के थे। दूसरा, वर्ड मीनिंग में पूछा था 4 क्वेश्चन, जिसमें से मुझे 2 क्वेश्चन अभी भी याद है, कि वो क्वेश्चन मैं पढ़ के गया था, तो हो गया, तो याद है मेरे पास। सबसे पहले मेमोरेंडम पूछा था। मेमोरेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं? और दूसरा, अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस बार गद्यांश से 0 सवाल। गद्यांश पूछ ही नहीं रहा भाई इस बार पूछ रहा है उसके बदले पठित गद्यांश, जो 3 से 4 लाइन के थे, जिसे पढ़ के आपको वहीं से आंसर्स निकालने हैं और आंसर्स देने हैं। तो
अगर आप सोच रहे होंगे कि यार इतना लंबा है, 5 से 6 लाइन, 7 लाइन तक आते हैं, मेरे पे तो 6 लाइन का था। मैं तो सोचा कि एक बार छोड़ दूँ, फिर सोचा यार नहीं छोड़ सकता। फिर मैंने एक बार रनिंग में पढ़ा, फिर पढ़ के जो आंसर्स हुए वो दिए, और लास्ट में शीर्षक पूछा था। और मैं आपको पठित गद्यांश का कुछ टिप्स दे देता हूँ जिसमें आपको आसानी हो जाएगा। सबसे पहले तो शीर्षक वो पूछेगा ही पूछेगा, आपको पूरा वाक्य पढ़ना है। फिर आपको देखना है कि कौन सा वर्ड एक ऐसा है बेसिकली जो पूरा गद्यांश में है, हर एक लाइन पे उसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आपको वो वर्ड ढूंढना है, वही उसका शीर्षक हो। दूसरा, जो पहला वाला क्वेश्चंस का आंसर होगा ना, वो दूसरे वाला क्वेश्चंस के ऊपर होगा। जो ऊपर वाला क्वेश्चन होगा उसका आंसर नीचे वाला होगा। आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ना, और एटलीस्ट एक बार पढ़ना। बिना पढ़े आप आंसर्स नहीं दे सकते यार पठित गद्यांश का, तो एक बार रनिंग में ही सही पढ़ लेना। उसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग मैथ के बारे में, कि मैथ में कहाँ से सवाल बन रहे हैं। तो यार मैथ खत्म है भाई, मैथ कोई डरने वाली बात नहीं है। मैथ में तो यार सबसे सिंपल सवाल बन रहे हैं। मैथ में सिंप्लीफिकेशन से सवाल बन रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। अगर आप बोर्ड मास पढ़ रखे हो ना तो भाई मौज है आपका, फिर आपके 2 से 3 सवाल बन जाएंगे। फिर एवरेज से 2 सवाल बन रहे हैं जो कि काफ़ी सिंपल है एकदम। आपने अगर एवरेज के फर्स्ट टाइप के भी क्वेश्चंस किए हुए हैं ना तो आपसे हो जाने वाला है। दूसरा, सर्ट्स एंड इंडिसेस से एक सवाल पूछा था कि हाँ ये थोड़ा लेवल अप का था, सर्ट्स एंड इंडिसेस का, ये मैंने छोड़ के आया हूँ। बाकी मैंने मैथ से एक ही सवाल सर्ट्स एंड इंडिसेस का छोड़ा है। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया 2, जिसमें से दोनों ही फ्रैक्शन रहती है। फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया था। और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सवाल थे। 2 सवाल थे प्रॉफिट लॉस के, इजी थे, ना ही मॉडरेट नहीं थे ना ही एडवांस थे, इजी थे। और उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से एक नाव इम्पोर्टेंट स्ट्रीम से एक सवाल था, जिसमें नाव का चाल दे दिया था और धारा का चाल दे दिया था और नाव का चाल पूछ लिया था। दूसरा कि रेक्टेंगल्स 2D की बात कर रहा हूँ मैं। 2D बेसिकली जो है ना, 2D से बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं। आपको ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन करवा रहा है, कुछ भी नहीं। 2D में सिंपल सवाल बन रहे हैं, किसमें वर्ग से बन रहे हैं, आयत से बन रहे हैं। मेरे पे आयत से बना था, रेक्टेंगल से, जिसमें हमको वर्ग का परिमाप दिया था। 2 क्वेश्चन थे, एक आयत के वर्ग के, तो मैं वर्ग का बात कर रहा हूँ। वर्ग का परिमाप दे दिया था और क्षेत्रफल पूछ लिया था, जो कि सो सिंपल आपको निकालना पता है। और दूसरा आयत से भी वैसे ही टाइप का सवाल था, जिसमें आयत का परिमाप 140 दे दिया था और जो लंबाई गुना चौड़ाई का जो अंतर है वो 9 दे दिया था और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया था। टाइम एंड स्पेंड से जो आपको पता है, ट्रेन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बाकी और कुछ भी नहीं है मैथ में, सब मैथ खत्म है। अब बहुत सारे चैप्टर्स अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, वहाँ से नए क्वेश्चन बन रहे हैं। बात कर रहे हैं अब हम लोग जीके जीएस के बारे में। तो जीके जीएस में सिंधु घाटी सभ्यता से 2 क्वेश्चंस देखे मैंने। पहला कि कांस्य मूर्ति था वो कहाँ से मिला था और रंगपुर कहाँ है। तीसरा, रिजर्व पार्क से क्वेश्चंस बन रहे हैं। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चंस था 2, एक मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था और कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, और कौन चालू करवाया था, मतलब कि शायद किससे के गठन पे जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तीसरा, पीटी उषा का संबंध किस खेल से है। हाँ गाइस, खेल से संबंध आ रहे हैं, खेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें पीटी उषा के बारे में बात कर लिया था कि पीटी उषा का संबंध कौन से खेल से है। और खाड़े करके कुछ ऐसे नाम था, पता नहीं कौन से खिलाड़ी है खाड़े, उसका संबंध किस खेल से है, जो कि शतरंज से है। और कोरियोग्राफी से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन थे 2025 के या 2026 के। कोरियोग्राफी का पुरस्कार किसे मिला था और एक कोरियोग्राफी से रिलेटेड था। आगे आ जाएं तो जियोग्राफी से एक सवाल बना था, जो कि हाँ सवाल था डिफिकल्ट लेवल। इसमें पूछ लिया था कि जो नेपाल राज्य है उसका मुख्य भाषा कौन सी है। बिरजू महाराज का संबंध कौन से घराने से है। और योजना पूछ गई, जो योजना है ना, जैसे कि आत्मनिर्भर योजना हो गए
अभियान हो गए हैं, या तो स्माइल योजना हो गए हैं, या तो नीवी हो गई, जो ड्रोन वाले थे। इस तरह के जो योजना है बेसिकली जो 2026 2022 में 2020 में जो योजनाएं बनी है सरकार द्वारा, वो योजना से सवाल आ रही है। मेरे पे था स्माइल योजना का गठन कब हुआ था, मतलब शुरुआत, स्माइल जो योजना है इसका शुरुआत कब हुआ था। तो बस यहीं से सवाल बन रहे हैं। बाकी मैं आपको रीजनिंग और हिंदी में बता दिया, आपको ये थोड़े टॉपिक्स देख लेने, और रीजनिंग में काफ़ी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको दिखाया शुरू में वो क्वेश्चंस उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपके पास उस तरह का डाटा पहले से अवेलेबल है तो मैं कहता हूँ उसको निकालो, अभी पढ़े आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर कोई टीचर्स पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस को क्लास में करवा रखे हैं तो जाके वहाँ से प्रैक्टिस करो। सो अपना एग्ज़ाम मस्त दो, नो लोड नो फ्री। जय हिंद दोस्तों।